Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start. The topic is anatomy. Body cavity of frogs accommodate different organ systems. Now let's revise why is organ systems essential. Organ systems is essential, as you already have studied, for more efficient and better coordinated activities of millions of self-constituting an organism. Very well understood. Coming back to the topic, so there are approximately 6 to 7 major organ systems in the body of frogs, which is digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, and reproductive. Fine, we'll deal with each one by one. सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं. तो हमारे फ्रॉग्स के अंदर मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, मेन. ठीक है, बाकी सारे तो बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, बट द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन फ्रॉग्स आर फर्स्ट इज लिवर एंड पैनक्रियास. यही हमारे चैप्टर के बीच में नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर के समरी में लिखा हुआ है. सो इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट, व्हाट आर द मेन digestive glands in frogs. So you must remember liver and pancreas. कमिंग बैक, वापस से हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो काफी छोटा होता है, इसलिए नहीं क्योंकि फ्रॉग छोटा, नो. एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट इन फ्रॉग्स बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स, यानी कि वो मांस खाते हैं, दे ईट फ्लैश, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड. व्हाई इज द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड और व्हाई इज एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट? बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स. इंपॉर्टेंट याद रखना, इट कैन बी आस्क्ड एन एसेशन रीजन क्वेश्चन. अब व्हाट इज जो पैसेज होता है, जो पूरा पाथवे होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, वो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. सो द एलिमेंट्री कैनाल, द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी. ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, उसको मैंने समराइज करके यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है. सो जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इट opens up into buccal cavity. Buccal cavity then opens up into pharynx and it opens up into esophagus. अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि buccal cavity opens into esophagus through pharynx. So ये याद रखना कि mouth opens into buccal, then pharynx, then esophagus. Esophagus then opens into stomach, which opens into intestine. Intestine then opens into rectum, and rectum finally opens into cloaca. Okay, and cloaca फिर जाके बाहर खुल जाता है. यहाँ पे देखो esophagus दिया हुआ है, stomach दिया हुआ है. It then goes into हमारा intestine. ये हमारा फिर आता है बड़ा सा rectum आता है, and then this is the cloaca, which is the last part, right? So ये हमारा पूरा का पूरा होता है pathway of digestive system. So just go through it. अब आता है हम एनसीईआरटी की लाइन वन बाय वन गो थ्रू करते हैं. द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, एज आई ऑलरेडी सेड. अब आता है ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, क्योंकि हमको पता है एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है, तो उसमें ईसोफेगस जो होता है वो भी एक शॉर्ट ट्यूब ही होता है. दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक, व्हिच इन टर्न कंटिन्यूज इनटू द इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोका. सो ये याद रखना है हमको कि क्लोका जो होता है वो हम बाहर की तरफ खुलता है. ये हम पूरे चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाई इज क्लोका इंपॉर्टेंट. क्लोका हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये याद रखना कि क्लोका हमेशा कहाँ पे जाकर खुलता है, आउटसाइड को ही खुलता है. क्लोका ओपन्स आउटसाइड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल जितना था इतना ही था, सिंपल. ठीक है, अब आगे चलते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो द टू मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लिवर एंड पैनक्रियास. लिवर सीक्रेट करता है बाइल, पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कंसिस्ट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. हम पढ़ते हैं. सो लिवर सीक्रेट्स बाइल एंड देन बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. याद रखना, bile is secreted by liver but it is stored in gallbladder. Very important. So liver is a gland, pancreas is a gland, but is gallbladder a gland? No, gallbladder is not a gland. Gallbladder is just a structure which stores हमारा bile. That's all, remember it. ठीक है, so pancreas is the digestive gland that produces pancreatic juice, and ये जो pancreatic juice होता है वो consist करता है digestive enzymes, which is basically the pancreatic enzymes. ठीक है, बिफोर ऑन गोइंग विद द डायग्राम, हम डायग्राम में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं तुम लोगों के लिए, बट बिफोर कंटिन्यू द डायग्राम थोड़ा सा और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, सो दैट हम डायग्राम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. अब आता है कि फूड एक्चुअली कैप्चर कौन करता है. तो ऑब्वियस चीज़ है कि जो फूड होता है इज कैप्चर्ड बाय टंग, बिकॉज हमने पढ़ा क्या चीज़ कि फ्रॉग इज अ कार्निवोर. तो उसका जो टंग होता है, ठीक है, वो टंग कैच करता है इंसेक्ट्स को और अदर जो भी वो खाना खाता है. ठीक है, तो जो फूड होता है इज कैप्चर्ड बाय टंग. अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कि टंग कैसा है क्या है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ दी हुई है कि टंग इज बाइलोब्ड, राइट. बट इन दी समरी ऑफ दिस चैप्टर इट इज मेंशन्ड दैट टंग इज बेसिकली बाइलोब्ड, एंड बाइलोब्ड कहाँ पे होगा, पूरा बाइलोब्ड नहीं होता है, इट इज बाइलोब्ड ओनली एट द टिप, विच मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है. इट इज bilobed only at the tip, and tongue is muscular. So there are two important things, tongue is muscular and tongue is bilobed at the tip, very important, which captures food. अब आगे आते हैं कि digestion of food कैसे होता है. It is by the action of HCl and gastric juices. अब treated by obvious चीज़ है walls of the stomach. Coming ahead, partially digested food को हम क्या बोलते हैं, it's important, chyme. याद रखना, there is two things, a chyme and chyle. Okay, chyle, sorry. तो जो काइम होता है that ends with me, this partially digested food in the stomach, okay, is passed from the stomach. Very important, chyme is partially digested food in the stomach and it is passed from stomach to the first part of intestine called duodenum, and फिर तुम्हारे intestine में जाके फिर वो काइल में बदलता है. okay, intestine में it is काइल, तुम्हारे stomach में या फिर frog के stomach में it is called chyme, chyme. It's very important, chyme is passed on from stomach to intestine. Intestine, stomach intestine में सबसे पहला part आता है, first part of the small intestine is duodenum, so it receives various enzymes from various parts of the body in frogs. So first of all it receives bile from gallbladder and pancreatic juices from pancreas. So जो bile हमारा liver produce करता है तो वो जाता है फिर हमारे gallbladder में, right. फिर gallbladder store करता है, फिर gallbladder हमारा secrete करता है bile, जो कि फिर निकलता है bile. अब आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो pancreatic juice भी secrete होता है pancreas के थ्रू. अब ये जो दोनों होते हैं ना, ये एक साथ मिल के एक कॉमन bile duct के थ्रू हमारे duodenum में आके secrete होते हैं, बेसिकली ड्रॉप आउट होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि हाउ इज the bile and pancreatic juices secreted in the duodenum. liver secrete करता है bile juice जो कि store करता है gallbladder, फिर gallbladder बाद में रिलीज कर रहा होता है bile. ठीक है, अब pancreas जो होता है pancreatic enzyme या pancreatic juices रिलीज करता है और secrete करता है. ठीक है, अब ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में मिलते हैं एक कॉमन जगह, एक कॉमन डक्ट में. उस डक्ट का नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट. तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या क्या चीजें duodenum यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, याद रखना, बाइल एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम जूसेस. तो याद रखना है कि duodenum में कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू दो चीजें आती है, एक तो बाइल आएगा ही आएगा, बट कॉमन है तो साथ साथ में एक और चीज आएगा, कॉमन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक जूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अब तुम्हारे डुओडेनम में आ तो क्या बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, अब बट बाइल और पैंक्रियाटिक जूस करेगा क्या? जो खाना आया है तुम्हारे डुओडेनम में, राइट, काइम पास होकर आया है तुम्हारे डुओडेनम में, राइट, तो उस पे काम करता है सबसे पहले बाइल। सो व्हाट डज बाइल डू? बाइल इमल्सिफाइज फैट। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स होगा, फ्रॉग के जो खाने में फैट्स होगा उसको तोड़ेगा बाइल। एंड पैंक्रियाटिक जो जूसेस होती है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग सो हार्ड। अब लास्ट आता है फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। ये जो सारा का प्रोसेस हो रहा था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में चल रहा था, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस से जो डाइजेशन चल रहा था। तो लास्ट का जो फाइनल स्टेप होता है डाइजेशन का, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। हमने पढ़ा कि फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इज इंटेस्टाइन। कैसे? जो फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस कब? जो हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है दो चीजें, विलाई और उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है छोटी छोटी माइक्रोविलाई, ठीक है। ये दोनों आर फिंगर लाइक folds, but villi and microvilli are small numerous finger like folds जो कि जिनका काम क्या होता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। कहाँ पे? इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। अब इतना सारा का सारा डाइजेशन हो गया, अब कोई कुछ खाना जो कि अनडाइजेस्टेड रहेगा फ्रॉग के पेट में वो खा जाएगा। सो द अनडाइजेस्टेड फूड, द सॉलिड वेस्ट, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोका। सो लेट्स गो टू द डायग्राम एंड गो थ्रू इट। ओके, सो हमने पढ़ा कि खाना माउथ टंग कैप्चर करेगा, फिर आएगा सारा चीज़ होगा तो तुम्हारे पेट में जाएगा, स्टमक में HCl और तुम्हारे गैस्ट्रिक जूस के थ्रू डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। एंड देन इट पासेस ऑन स्टमक के बाद फिर पास होता है इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डुओडेनम। अब डुओडेनम जो होता है वो तुम्हारा लिवर ये बेसिकली गॉल ब्लैडर से जो बाइल होता है वो आता है तुम्हारे डुओडेनम में, और यहाँ पे डायग्राम में पैंक्रियास नहीं तो ढूंढना भी मत, ठीक है। तो लिवर का जो बाइल है वो जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, फिर गॉल ब्लैडर से तुम्हारा जो बाइल आएगा वो यहाँ पे होगा, और फिर खाना यहाँ पे द काइम दैट वाज मेड इन स्टमक मूव्स टू डुओडेनम एंड देन इट मूव्स इनटू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था क्या चीज? द फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर बाय व्हाट? बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई एंड माइक्रोविलाई अभी हमने पढ़ा आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, व्हाई आर दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? बिकॉज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना, तो बहुत सारा ये जो होती है ये एब्जॉर्बिंग स्पेस बढ़ा देता है, सो इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्बिंग capacity of food in the intestine, and villi and microvilli are present where? Inner wall of intestine में, obviously चीज आउटर वॉल में थोड़ी ना प्रेजेंट होगा, बाहर की साइड थोड़ी ना होगा, इनर वॉल के साइड क्योंकि खाना अंदर ही अंदर बहेगा, राइट। सो इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। हाउ आर दे आर फिंगर लाइक, क्या रखना? फिंगर लाइक फोल्ड्स। एंड व्हाट आर द फंक्शंस? दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड देन इट, जितना भी खाना होगा डाइजेशन हो गया, एंड व्हाट हैपेंस एट द वेरी एंड? अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स कम इनटू द रेक्टम। जो भी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं रेक्टम में आके फिर लास्ट में वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू रेक्टम एंड क्लोका। हो गया तुम्हारा डाइजेशन कंप्लीट। Coming on to the next part is the two different methods of respiration, which means basically the breathing system in frogs. So let me just zoom in for you all. So frogs respire on land and on water. As we already read that frogs are amphibians, so they live both on land and water. That's why they need to respire both on land and in water. And that's why they have two different methods of respiration. In water, they respire only through one thing. It's very important. In water, only one way of respiration takes place, which is the cutaneous respiration. Remember, which is the cutaneous respiration. And cutaneous respiration is by skin. So this was a question asked in NEET 2025. So it's an important question that in water, only skin is used as an aquatic respiratory organ. And जो water में skin का use होता है for respiration, it is called as cutaneous respiration. Coming further is that dissolved oxygen in water is exchanged through skin by diffusion. अब हमने पढ़ा तो लिया कि water में skin के through cutaneous respiration करके frogs can respire, but how do they do that? तो याद रखना skin does a process called diffusion, जिसके थ्रू क्या चीज exchange होता है? जो dissolved oxygen होता है water के अंदर वो diffusion करके skin के through frogs oxygen ले लेते हैं. So that is how they respire in water. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे confuse हो सकते हैं with one thing. I don't know, this is something that I am assuming that people can get confused with. It is that हमने पढ़ा था एक चीज which is that frogs never drink water but they absorb it through skin. ठीक है, frogs never drink water but they absorb it through skin. याद रखना, they can absorb water through skin and also साथ साथ में जैसे वो absorb कर रहे होते हैं water, उसमें से ये absorb कर लेते हैं उसके अंदर dissolved oxygen भी by the process of diffusion. Very important. Okay, coming on land में कैसे respire करते हैं? So on land they use all the three: buccal cavity, skin and lungs. Okay, lungs के थ्रू जो respiration होता है उसको हम बोलते हैं pulmonary respiration. Skin के थ्रू जो हमने पढ़ा is cutaneous respiration. buccal cavity के थ्रू जो respiration होता है NCERT में नहीं लिखा हुआ but it is important, याद रखना, it is called as buccopharyngeal respiration. बस याद रखना, buccopharyngeal respiration, that's all. लंग, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लंग्स इन फ्रॉग्स का लोकेशन. सो लंग्स आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक थोरैक्स. अब हमने पढ़ा था कि बॉडी ऑफ फ्रॉग्स इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज द फर्स्ट इज द हेड पार्ट एंड द रेस्ट बॉडी इज कॉल्ड ट्रंक. सो याद रखना, जो लंग्स होती है इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक. ओके, एंड जो हेड के अलावा जो पार्ट होती है उसमें से जो अपर पार्ट होती है इट इज द थोरैक्स पार्ट, जहाँ पे बेसिकली सांसें लेने का थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट होती है, लंग प्रेजेंट होती है. सो दैट इज व्हाई अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक यानी थोरैक्स रीजन में हमारे क्या चीज प्रेजेंट होती है? लंग्स प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पे आता है जैसे हमने पढ़ा था अभी इन द वेरी फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पाथवे पढ़ा था. सिमिलरली नीट में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द पाथवे फॉर पैसेज ऑफ एयर इन
respiration of frogs. ठीक है, so याद रखना air first enters nostrils, then it enters buccal cavity, and then it enters lungs. Okay, very very important कि during estivation and hibernation gases exchange takes place through skin. The question can be asked as during estivation and hibernation what is the mode of respiration? So याद रखना skin. That's all. Coming on to the third organ system, which is the vascular system. So frogs have a well developed closed system. हमने पढ़ा है chapter number 4, which is the animal kingdom, that there are only two phylum with closed type of circulatory or vascular system, which is the first is the chordata and the second one is annelida. The first one is the chordata and the second one is annelida, right? अब हमारे chordata के अंदर ही amphibians आते हैं, so that's why closed type of vascular system or circulatory system is present in frogs as well. अब जो vascular system है frogs के अंदर दो होता है, एक होता है blood vascular system and the second one is the lymphatic vascular system or the lymphatic system in short. The blood vascular system consists of a heart which pumps blood, and it pumps blood into the blood vessels, and lastly the blood. Simple. Similarly, lymphatic system consists of lymph, which is equal to blood, lymph vessels or lymph channels, and the last is the lymph nodes. Simple. So three parts of blood vascular system and three parts of lymphatic system. As part to the heart, a heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. Very important. A heart कैसा है? Muscular structure. It's pretty obvious. Situated in the upper part of the body cavity. Body cavity के upper part में present होगा. It has three chambers, two atria and one ventricle, and heart is covered by a membrane called pericardium. So pericardium is the protective covering membrane of heart. But heart in amphibians are three chambered, two atria and one ventricle. Okay, I have prepared a complete diagram of the heart and things that are associated with it. So this is how the heart of an amphibian is. Basically two atria and one ventricle, and that the first one is right atrium, the second one is left atrium, and a common ventricle. Okay, so the first thing that enters a right atrium is a triangular shaped sinus venosus. Very important. Sinus venosus is a triangular shaped structure that opens where in the right atrium, remember. And sinus venosus receives major veins, and the major veins is basically the vena cava. Okay, and vena cava or the major veins forms the venous system. Okay, so venous system receives deoxygenated blood from the rest of the body. It's very important that right atrium receives deoxygenated blood. Important, remember it. Coming part to the left atrium. Okay, left atrium receives only oxygenated blood from, ये इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, बट ये इज अगेन एन एनसीईआरटी पॉइंट दैट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से. ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी. तो याद रखना है हमारा कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्किन, लंग्स एंड गिल्स. अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी तक तो हमने गिल्स पढ़ा ही नहीं कि हाउ आर गिल्स गोइंग टू प्ले अ रोल इन रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग्स. बस एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रो पॉइंट बताना चाहूँगा, जो कि गिल्स के थ्रू एम्फीबियन के जो टैडपोल्स होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं वो ही सिर्फ रिस्पायर करते हैं. ठीक है, ये चैप्टर के लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा एक बार फिर से जब हम टैडपोल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो गिल्स, lungs and skins के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रिसीव होता है? लेफ्ट एट्रियम में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, which basically gets mixed from the both atrium and gets dropped into the ventricle. अब ventricle में दोनों mixed up blood आ जाता है and then it moves into a sac-like structure. As what? It is a sac-like structure called conus arteriosus. ठीक है, it's a sac-like structure which is present. ये is important कि sac-like structure called conus arteriosus का हमारे एनसीईआरटी में लोकेशन दे रखा है. कहाँ पे? एम्फीबियन के हार्ट के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है कोनस आर्टेरियोसिस. इट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट वेंट्रल टू द हार्ट, and then it passes on the mixed blood to the major arteries, which is the arterial system, which obviously delivers mixed up blood to whole body. And that is why this type of circulation in amphibians and frogs is called as incomplete double circulation. Basically, the oxygenated blood enters right atrium and then enters ventricle and then goes out to the whole body. Oxygenated blood enters left atrium and then enters the same ventricle, okay, as the deoxygenated blood, and goes into the whole body. So there are two types of oxygenated, basically two type of bloods, the oxygenated and the deoxygenated, and that is why it is called as incomplete double circulation. अब यहाँ पे इस चैप्टर में एक चीज ये मेंशन है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट ऑलवेज प्रीफर, अगर क्वेश्चन में आया हुआ है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो ऑलवेज प्रीफर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बिकॉज इट इज मोर एप्रोप्रिएट, बिकॉज एम्फीबियंस रिसीव deoxygenated blood and oxygenated blood in the right and left atrium respectively. So याद रखना. अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सिंगल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस चैप्टर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पॉइंट नहीं लिखा है. सो इन माय ओपिनियन व्हाट दे वर ट्राइंग टू रिफर इज दैट deoxygenated blood enters the right atrium, it enters ventricles and it goes on to the whole body. So they were just referring to the deoxygenated blood, and that is why that frogs have the single circulation. But always remember that amphibians have two types of blood coming into the ventricles, which is then passed to the body. So it is always called as incomplete double circulation. Moving further ahead, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वेनस कनेक्शन लिखे हैं. याद रखना, वेनस कनेक्शन विच मीन्स वेन्स, मेजर वेन्स, वेनोसस. ठीक है, याद रखना वेनस के कनेक्शन हैं दो स्पेशल. किसके किसके बीच में? एक है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, दूसरा है किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में.
एक छोटा सा पॉइंट बना के लेके आया था। स्पेशल वेनस कनेक्शंस आर टू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक से आता है लिवर, सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। कमिंग पार्ट ऑफ द रेनल, रेनल से आता है किडनी, सो किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आता है स्पेशल कनेक्शन कॉल्ड स्पेशल वेनस कनेक्शन कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। ओके, सो लास्ट में आता है अबाउट दिस हमारा थर्ड वही ऑर्गन सिस्टम जो हमारा वैस्कुलर सिस्टम चल रहा था, इज दैट ब्लड जो है कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर सर्कुलेशन में, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लो। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आरबीसी विच इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी विच इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स और द ल्यूकोसाइट्स, एंड द प्लेटलेट्स जिसको हम और इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट दैट आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस आर नॉट न्यूक्लिएटेड व्हेन दे गेट मैच्योर, बट जो आरबीसीज ऑफ फ्रॉग्स होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं आर न्यूक्लिएटेड। So RBCs of frogs are nucleated when they are mature. Okay, RBCs of frogs are nucleated and contains red colored pigment, namely hemoglobin. Coming part to the lymph, lymph is different from blood. How? Lymph जो होता है वो basically हमारे WBC का ही एक specialized part होता है। So याद रखना lymph में हमारा WBC होगा, RBC और platelets गायब होगा। So that is why lymph is different from blood. Why? Because it lacks few proteins and RBC. RBC के साथ साथ it also lacks platelet. तो याद रखना, हमको कैसे याद रखेंगे lymph का? Lymph is different from blood. How? Because lymph is a part of sort of a part of WBC. So it contains WBC, but it does not contain RBC and platelets. Along with that, it also does not contains few proteins. Blood carries nutrient gases and water to the respective sites during the circulation. Circulation of blood is achieved by the pumping action of muscular heart, which is pretty obvious. So before moving ahead, let's go through the diagram of all of what we have studied. First we have studied digestive system. तो digestive system के बारे में हम डायग्राम देख लेते हैं कि ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से दुओडेनम, दुओडेनम से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हमारा ये पार्ट आया रेक्टम, रेक्टम से आया फिर हमारा ये लास्ट में आता है क्लोका, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा जो हमने सेकंड में पढ़ा था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम पे यहाँ पे हमारा लंग्स दे रखा है। तो हमने लंग्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने नहीं पढ़ा। तो लंग्स इज याद रखना, इट इज वन पेयर, एक इधर एक इधर, इट इज वन पेयर, इट इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, ये देखो इलोंगेटेड होती है बॉडी में, ऐसे लंबी सी प्रेजेंट होती है, इट इज इलोंगेटेड एंड इट इज अ पिंक सैक, इट इज पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो सैक होती है क्योंकि इसमें क्या होती है, हवा भरी जाती है, राइट। सो इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, पिंक इन शेप, इलोंगेटेड होती है, वन पेयर होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है याद रखना, हमने पढ़ा था कि अपर पार्ट ऑफ ट्रंक या थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट। ओके, अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स और ट्रंक में प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स। कमिंग ऑन टू दी, अब हमारा सर्कुलेटरी पार्ट में आता है हमारा हार्ट। तो हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, तीन चैम्बर्स का बना होता है, ऊपर के दो दिख रहे होंगे एंड एक नीचे का वेंट्रिकल दिख रहा होगा। सो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, देन द वेंट्रिकल्स। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज अगेन अपर पार्ट में ही प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। याद रखना, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, सिंपल। लंग्स एंड बाकी जितने भी है किडनी के ऊपर जितने भी है, बेसिकली किडनी के ऊपर जितने भी है सारे तुम्हारे अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रहा लिवर, ये रहा हमारा गॉलब्लैडर, ये रहा हमारा हार्ट, ये रहा ईसोफेगस, ये रहा हमारा लंग्स, ये रहा हमारी फैट बॉडीज, ये लिखी हुई है फैट बॉडीज। फिर आएंगे हमारी किडनी पे, अभी हम पढ़ेंगे, और बाकी जितनी भी है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So coming to the fourth organ system, which is the excretory system. हमारे excretory system से पता चलता है कि कोई ना कोई चीज excrete हो रही है। So what has been eliminated out of the body of the frog is the nitrogenous waste. Always remember, excretory system जो होती है वो हमारी बॉडी या फिर किसी की भी बॉडी से nitrogenous waste ही निकाल के फेंकती है, because nitrogenous wastes are harmful to the body. And the excretory system in frogs is well developed. याद रखना, जितने भी तुम्हारी organ systems present in frogs है are pretty well developed, ठीक है। जो well developed नहीं होंगे वो मैं आगे बता दूंगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या चीज कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, एक वन पेयर होती है विच मींस टू इन नंबर। यूरेटर्स अगेन टू इन नंबर, क्लोका एक होता है, सो इट इज वन। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, सो यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोका इज जस्ट वन, बाकी यूरेटर्स एंड किडनीज आर टू इन नंबर, विच मींस दीज आर इन पेयर, दीज आर नॉट इन पेयर, याद रखना। सो किडनीज के बारे में हम पढ़ते हैं। सो किडनीज आर कॉम्पैक्ट, यानी बहुत डेंस, छोटे छोटे होते हैं, डार्क रेड एंड बील लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है, शेप कैसा होता है, बील लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, बील लाइक स्ट्रक्चर, dark red in color, and it is compact. Where is kidney present? Very important. Kidney is present a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. अभी तक हम जितनी चीज पढ़ रहे थे वो सारी की सारी कहाँ पे प्रेजेंट थी, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट था, बट जो हमारी किडनीज है इज प्रेजेंट अ लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी एंड दैट टू ऑन बोथ साइड ऑफ द तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बीच में से जाता है, बट किडनीज होती है वो दोनों साइड प्रेजेंट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बट साथ साथ में लिटिल पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी। Each kidney is composed of several structural and functional units. Basically, kidney की structural and functional unit को हम बोलते हैं uriniferous tubules और nephrons. Very important, nephrons का दूसरा नाम is uriniferous tubules. Confuse करके कुछ और भी पूछ सकते हैं, uriniferous फलाना ढमकाना, but याद रखना nephrons का called as uriniferous tubules. And then kidney से निकलते हैं दो ureters जो कि male frogs में निकलते हैं and female frogs में से भी निकलते हैं. Very important. अब ये चीज़ है कि मेल फ्रॉग्स में और फीमेल फ्रॉग्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि मेल फ्रॉग्स और फीमेल फ्रॉग्स का जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो दो चीजें हम पता कर सकते हैं। वन इज द कॉपुलेटरी पैड एंड द सेकंड वन इज व्हाट, द सेकंड वन वाज द वोकल सैक्स, राइट। बट यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे इज अ प्रीटी डिफरेंट थिंग। तो याद रखना है कि इन मेल फ्रॉग्स जो यूरेटर्स होते हैं वो अकेले ही यूरोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, और ये जो यूरोजेनिटल डक्ट होती है फिर ओपन होती है इनटू द क्लोका। बट इन फीमेल्स यूरेटर्स के साथ साथ क्या चीज खुलता है, ओविडक्ट खुलता है, और यूरेटर्स और ओविडक्ट जो होते हैं वो दोनों सेपरेटली खुलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सेपरेटली खुलते हैं किसके अंदर, क्लोका में। तो ये याद रखना। तो अब यहाँ पे बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू ये
ये जो यहाँ पे जो दो सिंपल लाइंस लिखे हुए थे आर वेरी कॉम्प्लेक्स अगर समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। बट उसको भी और इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो द फर्स्ट वन हम पहले पढ़ते हैं फीमेल का। जो फीमेल्स होती हैं किडनी से निकलते हैं दो यूरेटर्स। यूरेटर्स जो होते हैं बेसिकली, अब किडनी क्या करती है, यूरिन निकाल रही है, राइट, बेसिकली वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिन निकाल रही है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट बनेगा। तो किडनी से निकलता है यूरेटर, यूरेटर से निकलता है बेसिकली यूरेटर बनाता है यूरिनरी ट्रैक्ट, और यूरिनरी ट्रैक्ट खुलता है हमारा क्लोका में, राइट। अब आता है हमारा ओवरी, तो ओवरी से निकलता है ओवम जो कि ओविडक्ट्स कैरी करता है, और ये जो ओविडक्ट्स होते हैं ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स बनाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग से खुलता है इन क्लोका। दैट इज व्हाट इट वाज रिफरिंग कि फीमेल्स में यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इन क्लोका. So this was the so this was the urinary pathway or the reproductive pathway in female frogs. Now coming to the male part, okay. So kidney से दो ureter खुलेगा, very obvious, जो कि बनाएगा urinary tract, ठीक है, fine. एंड देन तुम्हारे मेल्स में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, तो टेस्टिस से अगेन खुलता है यूरेटर. व्हाई सो? बिकॉज इन फ्रॉग्स जो टेस्टिस होता है वो अटैच होता है किडनीज के साथ, ओके, एंड दैट इज वाई जो टेस्टिस होता है वो किडनीज में ही खुल जाता है. किडनी जो होता है यूरेटर से अटैच होता है, तो दैट इज वाई टेस्टिस का जो भी स्पर्म्स निकलेगा वो तुम्हारे ऑब्वियसली बात है किडनी में जा रहा है, तो किडनी से जाके हमारा यूरेटर में जाएगा. तो दैट इज वाई टेस्टिस से जितना भी तुम्हारा स्पर्म या सीमेन निकला वो इनटू द यूरेटर, एंड देन इट फॉर्म्स अ रिप्रोडक्टिव जेनिटल ट्रैक्ट, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव जेनिटल ट्रैक्ट then opens into urogenital duct, which is the ureters in males, and urogenital duct then opens into cloaca in case of male frogs. Henceforth इसीलिए बोला जा रहा था मेल फ्रॉग्स में यूरेटर्स अकेले ही एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट, बिकॉज टेस्टिस इज अटैच टू किडनीज, एंड किडनीज का जितना भी सारा का सारा माल होता है यूरेटर में निकलता है, टेस्टिस का जितना भी सारा का सारा माल होता है वो भी यूरेटर में निकलता है. सो इट यूरेटर एक्ट एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन इन मेल फ्रॉग्स. याद रखना. कमिंग अहेड, यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड. What is the location of urinary bladder in frogs? It is present ventral to the rectum. Rectum के ventral side यानी आगे की side present होता है, and it opens into the cloacus. Basically हमने पढ़ा था urinary tract opens in cloacus. That's why urinary bladder opens in cloaca. अब हम आगे के साइड पढ़ते हैं. तो जब frogs are terrestrial amphibians, are considered terrestrial amphibians, although they live both on land and water, but still they are considered terrestrial amphibians, and that is why it secretes urea and is called as ureotelic animals. Excretory waste are carried by blood to the kidney where it is separated and excreted, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि कैसे और क्या क्यों हो रहा है, ठीक है. ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन वाले पॉइंट कहाँ से मैं उठा रहा. तो दिस पॉइंट हैज बीन मेंशन्ड इन द चैप्टर कॉल्ड एज excretion and because terrestrial amphibians are examples of ureotelic animals, and ureotelic animals में frog भी आ रहा है, so frogs are terrestrial amphibians, very important. So frogs excrete ureotelic, frogs are basically ureotelic animals and they excrete urea, important. Further moving ahead is the system of control and coordination, which includes the neural system and the endocrine glands. तो control and coordination के लिए neural system और endocrine glands दोनों ही important होते हैं, और ये जो control और coordination वाला जो system होता है is highly evolved in frogs. Chemical coordination जो होती है, chemical वाली जो coordination होती है is by hormones, and वो कैसे होती है? by endocrine glands. Chemical कोई भी चीज़ हो रही है by hormones होती है, कैसे होती है? by क्योंकि hormones are secreted by endocrine glands. याद रखना, ठीक है. अब याद रखना कि endocrine glands in frogs कितने नंबर हैं? उनके 8 हैं, ठीक है. हमारे ह्यूमंस में जब हम न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ जब हम केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, लास्ट के दो जो चैप्टर थे एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस हैं, ठीक है, दे आर 9 इन नंबर, बट इन फ्रॉग्स जो मेंशन्ड है दे आर 8 इन नंबर. तो व्हिच इज द ओनली वन व्हिच इज मिसिंग इन frogs? It is the hypothalamus I have mentioned, okay. Hypothalamus is present in humans, which is absent या फिर not mentioned here in NCERT, तो मत पढ़ना, ठीक है. So the prominent endocrine glands are pituitary, then हमारा pineal which is in the head obviously. उसके बाद फिर आता है thyroid and parathyroid, उससे थोड़ा नीचे आता है thymus, and then comes हमारे pancreatic island यानी pancreatic glands basically. उसके बाद आता है adrenal glands and then the gonads which is the testes and ovary. ये तो था हमारा endocrine gland. Now coming to the neural systems, जो nervous system जो होती है वो हमारी 3 parts में divided होती है. It is the central nervous system, peripheral nervous system and the autonomic नर्वस सिस्टम, ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है. पेरिफेरल जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही निकली हुई क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती है. ऑटोनॉमिक जो होती है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है. इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज ये वाले नर्वस सिस्टम किक इन होता है, याद रखना, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट जैसे हमने पढ़ा कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन और फ्रॉग में एक छोटा सा डिफरेंस था कि ह्यूमंस में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन है और फ्रॉग में ओनली 8. द मिसिंग वन इज हाइपोथैलेमस. बट सिमिलरली नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड फ्रॉग्स में जो सिमिलैरिटी है, बाकी सारी तो सिमिलर है, बट एक चीज़ है जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं फ्रॉग्स में, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, बट इन ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस दैट अराइजेस फ्रॉम ब्रेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 पेयर्स इन फ्रॉग्स, 12 इन ह्यूमंस. फर्दर मूविंग ऑन, अब ब्रेन जो होती है is obviously stored in a bony structure called the brain box or the cranium, because जितने भी vertebrates होते हैं are called as craniata, which means they all have a brain box called cranium. So amphibians are also a part of a vertebrate, so that's why their brain is stored in brain box called cranium. Now talking about the brain is divided into forebrain, midbrain and the hindbrain. The forebrain includes olfactory lobes, paired cerebral hemispheres, which means they have a cerebrum, and an unpaired diencephalon. What is a diencephalon? What is a cerebral hemisphere? I'll tell you, just please bear with me. Midbrain is characterized by a pair of optic lobes, याद रखना, one pair of optic lobes. Hindbrain consists of a cerebellum and a medulla oblongata.
फिर ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन है, ये पास होता है थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड which is enclosed in the vertebral column. अब I have a complete list of difference in between human brain and a frog brain. So let's please go through human brain because we'll have to memorize about human brain in the chapter called neural control and coordination. So उसी के बेसिस पे हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस और सिमिलरिटी करने की कोशिश करते हैं. So brain is कोई सा भी brain is completely composed of three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, which is same in frog brain as well. Forebrain, midbrain and hindbrain. ओके गुड. सिर्फ फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज टेलेंसेफेलॉन एंड सेकंड वन इज डायंसेफेलॉन. टेलेंसेफेलॉन नहीं याद करना है, मत याद करना, नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और ना ही इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है, ठीक है. सो ये याद करना होगा, याद करना नहीं याद करना होगा, नहीं याद करना, बट we'll have to learn about diencephalon because in this chapter it is mentioned diencephalon, so it is very important. So forebrain has two parts, telencephalon and diencephalon. Okay, so telencephalon जो होता है it's of a cerebrum and the paired cerebral hemisphere, because जो cerebrum होता है, cerebrum is basically two parts which is connected by a छोटू सा पार्ट, ठीक है. So basically these जो दो पार्ट्स होते हैं are called as cerebral hemisphere and इसी पूरे के पूरे पार्ट को हम बोल रहे होते हैं cerebrum बोल रहे होते हैं. सिंपल. So telencephalon consists of cerebrum and paired cerebral hemispheres, and whereas जो diencephalon होती है, diencephalon is in humans, याद रखना, in humans it is composed of three pairs which is the epithalamus, thalamus and hypothalamus. यानी thalamus के ऊपर, thalamus के नीचे. thalamus के ऊपर वाला epithalamus, thalamus के नीचे वाला hypothalamus is three pairs in forebrain of human. याद रखना, human brain के forebrain का जो diencephalon होता है it is paired and it consists of three pairs. याद रखना. बट whereas in frogs के forebrain में जो diencephalon होता है it is unpaired, एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखना, जैसा का लिखा है वैसा का वैसा याद रखना, it is unpaired. And forebrain of frogs consists of cerebrum and that is why it consists of paired cerebral hemisphere. Along with that it contains or consists an olfactory lobe. Similarly हमारा जो human brain होता है वो भी olfactory lobe consist करता है. What is olfactory? Olfactory is basically the sense of smell, that's all. Coming part to the human brain का midbrain को हम mesencephalon बोलते हैं और hindbrain is called as rhombencephalon. Similarly midbrain mesencephalon, hindbrain rhombencephalon. याद मत रखना तो ये ठीक है. आगे बढ़ते हैं. So in humans midbrain consists corpora quadrigemina. याद रखना, quadrigemina is a word that you have to memorize. Whereas in frogs you will have to remember corpora bigemina, which means bi. यहाँ पे bi वाला word पे क्यों emphasis दिया और quadri वाला word पे मैंने क्यों emphasis दिया? Because in entirety of animals or humans it is mentioned that human midbrain consists of corpora quadrigemina, बट वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि फोर ऑप्टिक लोब या टू पेयर्स ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है. बट यहाँ पे फ्रॉग ब्रेन में लिखा हुआ है कि फ्रॉग का मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा बाइजेमिना. कॉर्पोरा बाइजेमिना नहीं लिखा है बट ये पूछा जा सकता है, ठीक है. सो याद रखना है, नहीं लिखा बट स्टिल हमको याद रखना बिकॉज़ इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, फ्रॉग midbrain consists of one pair of optic lobes, optic not olfactory. olfactory जो होता है हमारे forebrain में होता है, optic जो होता है midbrain में होता है, याद रखना. midbrain has signals and nerves of optic आँख का जो होता है वो midbrain में होता है. स्मेल का जो होता है वो हमारे फोरब्रेन में होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरा बाइजेमिना इन फ्रॉग्स क्योंकि वो छोटे होते हैं. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स बहुत बड़े होते हैं इन ह्यूमन ब्रेन. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ pons, medulla and cerebellum, whereas in frogs it only consists of medulla and cerebellum क्योंकि उनमें pons गायब होता है. सिंपल. अब लास्ट में हमने पढ़ा था कि medulla oblongata passes through foramen magnum and फिर foramen magnum से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू कर रहा होता है. तो याद रखना कि व्हाट इज foramen magnum. foramen magnum इज बेसिकली ओवल शेप्ड यानी गोल सा शेप्ड होता है, होल या ओपनिंग इन ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल. ये याद रखना है. तो जो स्कल होती है हमारी या बेसिकली किसी भी वर्टिब्रेट की, बिकॉज ऑल वर्टिब्रेट्स हैव cranium, right? Their brain situated in a brain box called cranium, right? So जो cranium होता है उसमें एक बोन होता है called occipital bone. उस occipital bone में एक oval shaped opening होती है. Okay, that opening is called as foramen magnum जिसमें से medulla oblongata pass on होती है, continues spinal cord. spinal cord फिर हमारी पूरी वर्टिब्रेट्स को अपने अपने में कवर करके रख रही होती है जो कि ऐसे होती है, बीच में से खाली होती है. तो इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है. बट स्टार्ट कहाँ से होती है? फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम जो होती है वो ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट हो रही होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, ठीक है. मेडुला कहाँ से पास होगी? फोरामेन मैग्नम, फिर कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड एंड कंटिन्यूज इनटू तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम. इंपॉर्टेंट. हमारा डिफरेंस हो गया बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड फ्रॉग ब्रेन. सिंपल. अब यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट और है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट को मिला के ब्रेन स्टेम कंसिस्ट करता है इन ह्यूमंस. ओके, तो याद रखना जो मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन का दो पार्ट पॉन्स और मेडुला, इन दोनों को मिला के ही ब्रेन स्टेम बनता है. सो ब्रेन स्टेम इज इन ह्यूमंस कंसिस्ट और इज कंपोज्ड ऑफ थ्री रीजंस. फर्स्ट वन इज द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के दो, इट इज द पॉन्स एंड मेडुला. इट डज नॉट कंसिस्ट सेरिबेलम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल पूछ ले कि भाई ब्रेन स्टेम इन फ्रॉग्स किस चीज से बन रहा है, तो याद रखना इट कंसिस्ट मिड ब्रेन एंड मेडुला. इट विल नॉट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम. याद रखना, ठीक है, क्योंकि मेडुला ही जा रही है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड बनाने, राइट. तो याद रखना मिड ब्रेन एंड मेडुला विल कंसिस्ट ऑफ तुम्हारा ब्रेन स्टेम इन फ्रॉग्स. इट विल नॉट कंसिस्ट cerebellum. Important. आगे बढ़ते हैं. Coming part to the sixth, and we are heading to the end of the chapter, almost to the end of the chapter. Sixth part or the sixth organ system, sort of an organ system, which is the basically sense organ. Okay, so as we have always been studying about sense organ, that there are 5 types of sense organs, which is ear, nose, tongue,
and the skin, right? So it's very similar, which is eyes, ears, nose, taste, and touch, right? So the organs of touch are sensory papillae. For taste, it is taste buds. For smell, it is nasal epithelium. For vision, it is eyes, which is the simple eye, not the compound eye. Again, I'll remind you. And for hearing, it is the tympanum, which is the internal ear. याद रखना, internal ears के साथ साथ tympanum present होता है, ठीक है? Tympanum with internal ears, याद रखना, ठीक है? Tympanum is just an external membrane which is visible, याद रखना. So these are the 5 sense organs present in frogs. Out of all these 5 sense organs, there are just 2 which are well organized, which are eyes and internal ears. Eyes and ears are well organized. बाकी जितने 3 होते हैं, तुम्हारा जो touch हो गया, तुम्हारा जो smell हो गया, तुम्हारा जो taste हो गया, are just cellular aggregations around nerve endings. Very important. Nerve endings के पास में cellular aggregations होती हैं. Well organized only 2, eyes and ears. Rest are cellular aggregations around nerve endings. Very important. अब हमने पढ़ा था कि जो eyes होती है, one pair spherical structure situated in orbit in the skull, ठीक है? सिंपल आइज होती है, ओनली 1 यूनिट होती है, याद रखना. सिंपल आइज 1 यूनिट, 1 पेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर. और हमेशा याद रखना कि जो आइज होती हैं स्कल, अब हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमेशा से हमको याद रखना होगा कि फ्रॉग्स आर वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर क्रेनिएट्स, व्हिच मींस दे हैव क्रेनियम. और जितने लोगों के पास क्रेनियम होता है, उनकी जो आंखें होती हैं, उनकी आंखें जो होती हैं आर सिचुएटेड इन ऑर्बिट्स व्हिच इज इन स्कल्स. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? ये हमारे ह्यूमंस के लिए भी होगा, ये हमारे बर्ड्स के लिए भी होगा, तुम्हारे रेप्टाइल्स, तुम्हारे एम्फीबियंस, तुम्हारे फिशेस, सबके लिए होगा. स्कल में प्रेजेंट ऑर्बिट्स के अंदर ही आइज प्रेजेंट होता है. इंपॉर्टेंट. आगे की तरफ बढ़ते हैं. एक्सटर्नल ईयर्स हमने पढ़ा था कि फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है. ओनली इंटरनल ईयर्स आर प्रेजेंट एंड दैट टू विद टिम्पैनम. एंड टिम्पैनम कैन बी एक्सटर्नली विजिबल. क्यों? बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स. जो ईयर होती है इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज अ बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम, जो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को मॉर्फोलॉजी कराते हुए टाइम पढ़ा दिया था, ठीक है? तुम्हारा सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ द लास्ट पार्ट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या चीज कंसिस्ट करती है? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि किस चीज से चिपकी पड़ी होती है, इज अडेड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी. एज वी ऑलरेडी स्टडी, मैंने बता दिया था कि जो मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो चिपकी पड़ी होती है किडनीज के साथ. एंड दैट इज वाई किडनी का यूरिन जो होता है वो तो निकलेगा यूरेटर से, साथ साथ में जो तुम्हारी जो टेस्टिस होती है उसका भी जो सीमेन निकलेगा वो तुम्हारी किडनी से होते हुए तुम्हारे यूरेटर में चला जाता है. सो दैट इज वाई टेस्टिस इज अडेड टू किडनीज. बट हाउ इज इट अडेड? चिपका कैसे है किडनी के साथ? एंड दैट टू किडनी के किस पार्ट पे चिपका पड़ा है? याद रखना, अपर पार्ट ऑफ किडनी से चिपका पड़ा है. इट इज चिपका या फिर अडेड बाय अ डबल फोल्ड of peritoneum called mesorchium. Important point. Testis in frog is adhered to upper part of kidneys by what? By a double fold, not a single, by a double fold of peritoneum called mesorchium. And from testis arises vasa efferentia, that to how much? 10 to 12 in number. They enter the kidneys on the side, which means vasa efferentia enter kidneys on the side. We'll see the structure, we'll see the diagram, but just let's go through it once. Vasa efferentia enters the kidneys on the side and opens into Meadows canal. So this is all that has been written in the NCERT. I'll let you go through the pathway, जो कि नीट में पूछा जा सकता है कि what is the pathway of male reproductive system or what is the pathway of female reproductive system or whatsoever, ठीक है? So let's just go through it. So the male reproductive system जो कि पहले NCERT में लिखा है, हम उसके थ्रू पहले जाते हैं, ठीक है? So testis से निकलता है हमारा vasa efferentia. Vasa efferentia opens into the kidneys, but it opens into the kidneys only on the side. It's mentioned it enters kidneys on their side. So vasa efferentia opens in kidneys on the side, and then it enters into Bidder's canal. Bidder's canal is present in our kidneys itself. So vasa efferentia enters Bidder's canal, and then it opens into the urogenital tract, which is basically the ureters in case of male frogs, and then it opens into the cloaca. This is the very short NCERT version of passage या pathway of male reproductive system. But a bit of a detailed one is testis से arise होता है retestis से फिर खुलता है. Retestis opens into vasa efferentia then opens into Bidder's canal, basically, which is the kidney. The vasa efferentia opens into the kidneys on the side. Very important, we'll have to remember it always. So vasa efferentia opens into the kidney on the side and then opens into the Bidder's canal. Okay, Bidder's canal. And then it opens into seminal vesicle, and from seminal vesicle it opens into the urogenital tract, which is the ureters, and from the ureters it enters into the cloaca. Very important. Okay, so this is an extended version of male reproductive system in case if it asks about seminal vesicles and the retestis, which is absent in NCERT. Okay, so many of you guys might get confused that seminal vesicle is way ahead before Bidder's canal, but no, it is present in between the Bidder's canal and the urogenital tract. We'll go through the diagram itself as well. Okay, so let's just go through the male reproductive system. So this is how the male reproductive system is. The dark red compact shape is the kidneys. Okay, and then the adhered yellow colored, हमारा yellow colored is what? The testis, and it is 2 in number, basically 1 pair. It is adhered to the upper part. See, upper part of the kidneys by a double pair of peritoneum called mesorchium, right? Then from the testis, you can see that vasa efferentia arises. Vasa efferentia enters the kidney. Where is it entering? It is entering to the side. It is entering the side of the kidney. So it is very important कि diagram के through हम इसको याद कर लें कि vasa efferentia enters the kidney on the sides. Okay, no, it does not directly enter. It enters on the sides of the kidneys.
एंड देन तुम्हारा बेडोस कैनाल इसी के अंदर ही अंदर होता है। बेडोस कैनाल ये जो सारे हैं ये बेडोस कैनाल दैट आई रेटेड इट फॉर यू। सो दिस इज इट, दिस इज द टेस्टिस। ऐसे अराइज होता हुआ तुम्हारा रेटा टेस्टिस, ठीक है। रेटा टेस्टिस से फिर आता है हमारा वेसा एफरेंशिया, वेसा एफरेंशिया, वेसा एफरेंशिया से फिर हमारे आते हैं ये जो सारे बेडोस कैनाल है। बेडोस कैनाल से हमारा खुलता है हमारा सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल जो होता है हमारा यूरोजेनाइटल डक्ट बनाता है बेसिकली। यूरोजेनाइटल वाई बिकॉज किडनी से तुम्हारा तुम्हारा किडनी के साथ, अब देखो इट्स वेरी ऑब्वियस, टेस्टिस से तुम्हारा स्पर्म्स निकल रहा है, किडनी से तुम्हारी यूरिन निकल रहा है। सो यूरिन एंड तुम्हारे जो जर्म सेल्स दोनों ही तुम्हारे इसी के अंदर जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स यूरोजेनाइटल डक्ट। सेमिनल वेसिकल देन ओपन्स इनटू द यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल duct then follows up and forms ureter. Basically, urogenital duct continues in the form of ureter, and that is why we have been mentioned that ureter is functioning as a urogenital duct in case of male frogs, and then ureters open into the cloaca. Basically, urogenital duct opens into the cloaca. अब एक चीज दो तीन चीजें हैं जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। वन इज दी ये जो बाल जैसा उगा हुआ कोई चीज होता है, दीज आर द फैट बॉडीज। सेकंड इज ये जो लैवेंडर कलर के बीच में या फिर पर्पल कलर के बीच में, यहाँ पे डायग्राम के बीच में, किडनीज के बीच में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आता है फिर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमने पढ़ा था, इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू दी रेक्टम। रेक्टम के आगे की साइड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू दी रेक्टम। यहाँ पे हमको डायग्राम में भी दिख रहा है, दिस इज दी रेक्टम। जो रेक्टम होता है उसके वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूरेटर जैसा है, यूरेटर जैसा है रेक्टम, ये पूरा ये वाला पार्ट जो होता है ये पूरा रेक्टम होता है। आगे की साइड फिर होता है क्लोका, राइट। और ये होता है पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इधर से आएगा, यूरेटर यूरेटर इधर से आया, यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट। इंपॉर्टेंट क्लोका, फिर क्लोका का जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं क्लोका का एपर्चर। तो देयर lot of things are compact in this. Vesa efferentia are 10 to 12 in number that arises from testis. Very important. अब याद रखना कि testis जो होती है, it is yellowish, जो कि इनको डायग्राम में दिख रही है, yellowish होती है, ovoid जो कि oval shape होती है, and it is connected with kidneys. यहाँ पे connected with kidneys हमने पढ़ा है by a double layered peritoneum called mesorchium. Okay, adrenal gland is in between, in the middle of kidneys, fat body above kidney or above testis. Very important. ठीक है। अब आता है before reading what is written about female reproductive system, just let's go through the structure, ठीक है, because female reproductive system का जो structure है बहुत simple है as compared to the male reproductive system, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दिखाया हुआ है कि जो ओवरी है ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि चिपका पड़ा है, बट इट इज not functionally connected with kidneys. It is a very important point about female reproductive system of frogs, that ovaries are not functionally connected with kidneys. As we have seen that testis is connected with the kidney, functionally connected with the kidney by a double layered peritoneum called mesorchium. Ovaries are not connected with the kidneys. Okay, and ovaries are present near the kidneys. It is present near the kidneys. Ovaries are, yes, these are the ovary, I mean this is the ovary, उसके अंदर बहुत छोटे 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 से ओवम है, ठीक है। these are the ovaries, उससे अराइज होती है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट जाके सेपरेटली खुलती है, ओविडक्ट्स सेपरेटली जाके खुलती है इनटू दी क्लोका, जो कि हमने पढ़ा था। और किडनी से अराइज होता है यूरेटर्स, किडनी से अराइज होता है यूरेटर्स। सो यूरेटर्स एंड तुम्हारा ओविडक्ट opens into the cloaca separately, जो कि हमको डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे तो बोल रहा होगा कि एक साथ हो गया, बट वी कैन सी आउट हियर ओविडक्ट एंड यूरेटर opens into the cloaca separately। याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर ऑलवेज रिमेंबर रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। So these are the ovum, right? So these are the छोटे छोटे से ova याद रखना। So this is the kidney। अब यहाँ पे कोई फिर से पूछ सकता है कि what is this one? What is the purple or lavender color structure? So this is the adrenal gland. What is this? This is the fat bodies, okay? Remember. Now last part. The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperms। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो क्लोका होता है वो एक छोटू सा मीडियन चैम्बर होता है जो कि पास करता है क्या क्या चीज, फीकल मैटर। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इसमें खुलता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो रेक्टम होता है लास्ट में आके वो खुलता है क्लोका के अंदर। सो दैट्स व्हाई इट पासेस ऑन फीकल मैटर, यानी अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो, यूरिन बिकॉज यूरिनरी ट्रैक्ट आके खुलता है, स्पर्म्स या स्पर्म्स आके खुलता है। क्यों? बिकॉज जो यूरेटर होता है, यूरेटर लेके आता है हमारा स्पर्म्स इसके अंदर, सिंपल। एंड साथ साथ में तुम्हारा जो ओवा होता है, स्पर्म्स एंड ओवा दोनों, ठीक है, स्पर्म्स एंड ओवा दोनों को ही लाके एक्सटीरियर लाके छोड़ता है ये। याद रखना, क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन, मीडियन मींस अ common chamber, okay, that is used to pass fecal matter, urine and germ cells, sperms and ovum both to the exterior. Before moving to the female reproductive organ, क्लोका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना के लिखा हुआ था, डायग्रामेटिकली यहाँ पे लिखा था कि व्हाट इज अ क्लोका। इट इज बेसिकली अ स्मॉल मीडियम चैम्बर, ओके। इट इज अ कॉमन चैम्बर जो कि बाहर एक्सटीरियरली ओपन होता है। और क्लोका के अंदर क्या क्या चीजें खुलती हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल का जो रेक्टम होता है वो उसमें खुलता है। सो दैट्स व्हाई पासेस आउट फीकल मैटर। साथ साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर दोनों, ठीक है, नॉट जस्ट यूरेटर्स तो तुम्हारे यूरिन लेके ही आएगा, बट साथ साथ में जो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में वो, ठीक है। सो यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर से तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट बनेगा, और यूरिनरी ट्रैक्ट तुम्हारा यूरिन जो होगा वो तुम्हारा क्लोका में जाके डिपॉजिट होगा, खुलेगा, ठीक है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट आल्सो ओपन्स इनटू द क्लोका, दैट इज व्हाई क्लोका पासेस आउट यूरिन। साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट, जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो इट इज जेनाइटल वाला जो ट्रैक्ट होता है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो भी हमारा क्लोका में खुलता है, ठीक है। In case of males, it is ureters, but in case of females, it is the oviduct. Simple as that. Coming back to the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कंसिस्ट करती है? पेयर ऑफ ओवरी, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया। जो ओवरीज होती हैं सिचुएटेड होती है नियर किडनीज, हमने देख भी लिया। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेस्टिस इज कनेक्टेड विद द किडनीज बाय अ पेयर ऑफ डबल लेयर्ड peritoneum called mesorchium. I am emphasizing on it again and again because it is an important point. It might be asked in next year NEET question, ठीक है। फीमेल की जो ओवरीज होती हैं नॉट फंक्शनली कनेक्टेड, बट मेल्स की कनेक्टेड होती हैं, याद रखना। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम ओवरी, जो कि हमने दिखाया हुआ था अभी ऊपर पढ़ा, जो कि ओपन होती है सेपरेटली इनटू द क्लोका, व्हिच मींस ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोका। लास्ट में आता है
A mature female frog can lay how many ova or egg at a time? So this is a mature female can lay 2,500 to 3,000 ova or egg at a time. Apart from that, fertilization is external and takes place in water. Why is fertilization external? Because it takes place in water. Simple as that. Development involves a larval stage called tadpole. Tadpole undergoes metamorphosis to form adults, which means जो development होती है frogs में, it is indirect. अभी हम आगे पढ़ेंगे in the summary part, ठीक है? But याद रखना है कि the larval stage is called as tadpole, ठीक है? Why are frogs beneficial for mankind? Because of two things: they eat insects and they protect the crop from insects. Basically, the frogs are used as pest controls. Simple. Frogs maintain ecological balance. Why? Because they serve as an important link of food chain and food web. यानी कि जो इंसेक्ट होती है वो खाएगी प्लांट्स को, बट इंसेक्ट को खाने वाला होता है फ्रॉग, और फ्रॉग को फिर खाने वाला कोई ईगल और व्हाट्सएवर बर्ड होगा, ठीक है? So frog maintains ecological balance because they serve as an important link बनता है of food chain and food web in the ecosystem. I hope you understood by my diagram. In some countries, muscular leg of frogs are used as food by man. In some South Asian countries, that muscular legs of frogs, and in some where in Europe, people use it as food. Simple. Now coming to the summary, important points in the summary, that a tissue में पढ़ लिया था कि what is a tissue? A group of cells along with the intercellular substances that perform, the group of cells should be performing specific function, but the specific functions could be one or more. Okay, it does not necessarily mean specific means one, it could be more as well. So यहाँ पे दो चीजें मुझे मेंशन करनी थी, one और more, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन किया. अब लास्ट में आते हैं फ्रॉग के बारे में. जो फ्रॉग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे फ्रॉग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मिस आउट हो गए हैं चैप्टर के अंदर, ना कि मेंशन है, वो यहाँ पे मेंशन है. सो द फर्स्ट इज दैट जो राना टिग्रीना होती है उसका नाम इज इंडियन बुल फ्रॉग एंड इट इज अ कॉमन फ्रॉग इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूकस ग्लैंड्स. अब हमने पढ़ा था कि जो स्किन ऑफ फ्रॉग इट इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी. व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स that is present in the skin. So the mucus glands are highly vascularized and it helps in respiration where in water and on land. याद रखना, हमको वैसे भी पता है कि जो स्किन होती है वो वाटर में respiration में मदद करती है, which is called as cutaneous respiration, and on land में तो तीनों यूज होता है. तो याद रखना कि mucus glands is present in skin which is highly vascularized is important. That's all. Now coming point to the third is that जो कि मैंने पहले कवर अप करा दिया मेंशन करके कि समरी में मेंशनड है that food is captured by a tongue. Tongue is muscular and is bilobed at the tip. Very important for capturing the prey. Obvious. And main digestive gland कौन कौन सी होती है? लिवर होती है और पैंक्रियास होती है. Coming ahead is that circulatory system. Circulatory system यहाँ पे mentioned है कि close है, very good. With single circulation. यहाँ पे देखो, यहाँ पे NCERT ने पंगा कर दिया. Single circulation इस चैप्टर में लिखा हुआ है, बट तुम्हारे जो सर्कुलेशन वाले चैप्टर है उसमें लिखा है इनकम्प्लीट डबल है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इनकम्प्लीट डबल जो होगा वो ज्यादा एक्यूरेट एज कम्पेयर टू सिंगल, ठीक है? अगर ऑप्शन में इनकम्प्लीट डबल नहीं दिया है तब हम सिंगल टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर इनकम्प्लीट डबल दिया है तब हम ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल ही टिक करेंगे. रीजन वाई आई हैव मेंशनड यू ऑल कि इट रिसीव्स deoxygenated blood in the right atrium and deoxygenated blood in left atrium and then it gets mixed and travels the whole body. So it remember that it is an incomplete double circulation, ठीक है? RBCs are nucleated in frogs. याद रखना, ठीक है? इन mature RBCs, ठीक है? Mature RBCs in humans are non-nucleated. Mature RBCs in frogs are nucleated. This is a big difference, ठीक है? आगे आते हैं that urinogenital system consists of urino है, so that's why kidney, genital है, so that's why urogenital ducts. It's a very short but इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे क्या आपको पढ़ा था कि डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, जो कि अभी मैंने बताया था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. व्हाई? बिकॉज इसमें बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेज होता है. एग्स यानी बच्चा, बच्चे से फिर सीधा एडल्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट, बट अगर बच्चे से एक बीच का स्टेज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इन केस ऑफ फ्रॉग्स और इन केस ऑफ एम्फीबियंस व्हाट हैपेंस इज एग से एक बीच का लार्वल स्टेज आता है एंड देन द लार्वल स्टेज metamorphoses into an adult frog or adult amphibian. In case of frogs the eggs hatch into the larval stage called tadpoles. And यहाँ पे an important point is there that the tadpoles respire through gills. This is what I was going to mention in the end of the chapter, that tadpoles respire through gills. It has been asked in various previous year questions. And lastly, the tadpoles metamorphose into adult frogs. An adult frog respires through skin, lungs, and buccal cavity. Okay, it's very common. ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्रॉग ह्यूमन ब्रेन फ्रॉग ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, डिफरेंस पता कर लिया. ह्यूमन वोकल कॉर्ड और फ्रॉग के वोकल कॉर्ड के बारे में डिफरेंस हमने पता कर लिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन के बारे में जो भी थोड़ा बहुत था वो भी हमने पढ़ लिया. एंड स्पेशल वेरेंस कनेक्शन जिससे सारा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हमने पढ़ लिया. So your chapter has been completely done and I hope you all have gone through each and everything and I have covered each and everything. One last thing is that ये वाला डायग्राम हम एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो यहाँ पे होता है हार्ट, ये होता है हमारा दोनों लिवर, ये होता है हमारा गॉलब्लैडर, ये होता है हमारा फैट बॉडी दोनों साइड है, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम से बीच से जाता है तो दोनों साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिटिल पोस्टीरियर हमारा प्रेजेंट होता है किडनीज जो कि डार्क रेड कलर की होती है, ठीक है? किडनी से निकलते हैं यूरेटर्स जो कि खुलते हैं हमारे क्लोका के अंदर, ठीक है? क्लोका के आगे यानी या फिर रेक्टम के वेंट्रल या फिर क्लोका के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो कि अगेन खुलता है क्लोका के अंदर, ठीक है? इसोफेगस से होता है स्टमक, स्टमक से डोडेनम, डोडेनम से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, रेक्टम से फिर क्लोका, ठीक है? So I hope you all have enjoyed this chapter and I hope you all have gone through this chapter thoroughly. मैंने सारी चीज़ को डिटेल में पढ़ाया and I hope तुम लोग अच्छे से पढ़ो and rock in NEET 2026 or further ahead NEETs. Thank you so much.